नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉकेट बुक जोन पर। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, 19वीं सदी के अमेरिकी साउथ में, और एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करेंगे जिसने इतिहास पर, आप कह सकते हैं, एक अमिट छाप छोड़ी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक डगलस की आत्मकथा, नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डगलस, एन अमेरिकन स्लेव। ये किताब 1845 में छपी थी, मतलब आज से देखें तो लगभग 180 साल पहले। बिल्कुल। लेकिन जब आप इसे पढ़ते हैं ना, तो गुलामी की वो क्रूर सच्चाई, वो अमानवीयता आज भी उतनी ही शिद्दत से महसूस होती है। ये अंदर तक हिला देती है। सही कहा। और इसकी सबसे बड़ी वजह शायद यह है कि ये कहानी किसी इतिहासकार ने नहीं लिखी। हाँ, ये खुद फ्रेडरिक डगलस ने लिखी है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी के पहले 20 साल गुलामी में बिताए। सोचिए जरा। तो ये सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं थी। ये उस वक्त का जो दास्ता विरोधी आंदोलन था, एबोलिशन मूवमेंट जिसे कहते हैं, हाँ, एबोलिशन मूवमेंट। उसका एक बहुत शक्तिशाली हथियार बन गई ये किताब। ये किताब 11 अध्यायों में है और हर चैप्टर गुलामी की व्यवस्था के किसी अलग और अक्सर बहुत ही भयानक पहलू को सामने लाता है। बिल्कुल, ये उस दौर की एक जीती जागती गवाही है। तो चलिए, आज के इस चर्चा में हम फ्रेडरिक डगलस के इस सफर को समझने की कोशिश करते हैं। गुलामी के उस अंधेरे से निकलकर ज्ञान और आजादी की रोशनी तक पहुंचने का उनका वो असाधारण सफर। कहानी शुरू होती है मैरीलैंड के टैलबर्ट काउंटी से। मैरीलैंड? हाँ, जहां डगलस का जन्म हुआ, लगभग 1818 के आसपास। उनकी माँ हैरियट बेली एक गुलाम थी। और पिता? पिता की पहचान पक्की नहीं है, पर डगलस का मानना था कि वो शायद उनके श्वेत मालिक ही थे। ओह, ये उस समय की एक बहुत कड़वी सच्चाई थी। गुलाम औरतों का यौन शोषण बहुत आम था। और जन्म के कुछ ही महीनों बाद, सिर्फ 7 महीने की उम्र में उन्हें माँ से अलग कर दिया गया, हमेशा के लिए। हाँ, ये बहुत दुखद है। उनकी परवरिश फिर उनकी दादी ने की, जो खुद भी गुलाम थी। परिवारों को वैसे तोड़ देना, ये क्या आम बात थी? बिल्कुल, ये गुलामी की व्यवस्था का एक सोचा समझा हिस्सा था, ताकि इंसानी रिश्ते मजबूत ना हो पाएं, कोई जुड़ाव ना महसूस हो। उस समय का माहौल कैसा था? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था? देखिए, 1830 के दशक तक आते आते अमेरिकी साउथ में करीब करीब 20 लाख अफ्रीकी मूल के लोग गुलाम थे। 20 लाख? हाँ, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी जो पूरी तरह लाखों लोगों के शोषण पर टिकी थी। और इन प्लांटेशंस पर, बागानों पर जिंदगी कैसी होती थी? बेहद कठिन। डगलस बताते हैं कि खाने को सिर्फ मक्के की रोटी, जिसे कॉर्न ब्रेड कहते हैं, या कुछ ऐसा ही मोटा झोटा मिलता था। कपड़े साल में बस 1 या 2 बार। और सबसे भयानक था मालिकों और उनके जो ओवरसियर होते थे, उनकी बेरहमी का डर हर वक्त। डगलस ने बचपन में कैप्टन एंथनी के फार्म पर रोज कोड़े पड़ते देखे। हाँ, उन्होंने जिक्र किया है कि कोड़े मारना रोज की बात थी। और उन्होंने अपनी आंखों से एक घटना देखी, एस्थर नाम की एक गुलाम औरत की। क्या हुआ था? मालिक ने उसे सिर्फ जलन के कारण बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला था। हे भगवान! ये दिखाता है कि गुलामों को इंसान नहीं, सिर्फ एक चीज, एक संपत्ति समझा जाता था। यहीं पर वो स्लेव कोड्स की बात आती है ना? वो क्या थे असल में? हाँ, स्लेव कोड्स। ये वो कठोर कानून थे जो इसी मानसिकता को कानूनी जामा पहनाते थे। मतलब इन कानूनों के तहत गुलामों को पढ़ने लिखने, कहीं इकट्ठा होने, बिना इजाजत कहीं आने जाने, यहाँ तक कि अपने बच्चों पर अधिकार रखने जैसे बिल्कुल बुनियादी मानवाधिकार भी नहीं थे। कुछ भी नहीं? कानूनी तौर पर वो सिर्फ चल संपत्ति थे, जैसे मेज, कुर्सी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुन के। फिर 6 साल की उम्र में डगलस की जिंदगी बदली, उन्हें बाल्टीमोर भेजा गया। हाँ, बाल्टीमोर शहर में ह्यूग और सोफिया ऑल्ड के पास काम करने के लिए। और शुरुआत में सोफिया ऑल्ड, जिन्होंने पहले कभी गुलामों से सीधे तौर पर डील नहीं किया था, उन्होंने डगलस के प्रति कुछ दया दिखाई। अच्छा। और उन्हें अक्षर सिखाना शुरू कर दिया। डगलस के लिए ये एक उम्मीद की किरण जैसा था। लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उनके पति ह्यू ऑल्ड को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने सोफिया को तुरंत पढ़ाना बंद करने को कहा, और जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि शिक्षा एक गुलाम को असंतोषी, बेकार और मैनेज करने में मुश्किल बना देगी। उन्होंने कहा कि अगर तुम एक गुलाम को पढ़ना सिखा दोगे तो उसे हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखना नामुमकिन हो जाएगा। ये बात तो डगलस पर इसका क्या असर हुआ? ह्यू ऑल्ड के ये शब्द डगलस के दिमाग में बैठ गए, लेकिन चेतावनी की तरह नहीं, तो फिर एक रहस्योद्घाटन की तरह। उन्हें पहली बार यह समझ आया कि ज्ञान, शिक्षा, यही गुलामी से आजादी का रास्ता है। वाह! और बस
वहीं से उनके मन में ये पक्का इरादा बन गया कि वो चुपके पढ़ना सीखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बॉल्टिमोर का जीवन प्लांटेशन से कुछ अलग था? शहर था आखिर? हाँ, कुछ मायनों में अलग जरूर था। गुलामों को थोड़ी ज्यादा कह सकते हैं घूमने फिरने की आजादी मिल जाती थी कभी कभी, लेकिन शोषण वहां भी था, बस उसका रूप थोड़ा अलग था। डगलस ने वहां क्या काम किया? उन्होंने एक शिपयार्ड में जहाज बनाने की जगह पर कारपेंटर के सहायक के तौर पर काम किया। शहर में उन्हें अलग अलग लोगों से मिलने का मौका भी मिला। और इसी दौरान उन्हें वो किताब मिली जिसने उनकी सोच बदल दी, द कोलंबियन ओरेटा। हाँ बिल्कुल, द कोलंबियन ओरेटा। ये उस समय स्कूलों में चलने वाली एक बहुत पॉपुलर किताब थी। इसमें क्या था खास? इसमें बड़े बड़े वक्ताओं के भाषण थे, डायलॉग्स थे, और स्वतंत्रता, मानवाधिकार, अन्याय के खिलाफ तर्क कैसे करें, इस सब पर लेख थे। अच्छा। तो इस किताब ने डगलस को ना सिर्फ पढ़ने की प्रैक्टिस का मौका दिया, बल्कि उन्हें विचारों की एक नई दुनिया से मिलवाया। उन्हें पहली बार गुलामी के खिलाफ लॉजिकल तर्क मिले, बहस करने की ताकत का एहसास हुआ। ये तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा उनके लिए। हाँ, ये उनके बौद्धिक जागरण मतलब इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये भी दिलचस्प है कि एक तरफ साउथ में गुलामी इतनी मजबूत थी, वहीं नॉर्थ में 1830 के दशक में ये एबॉलिशन सोसाइटीज वगैरह सक्रिय हो रही थीं। हाँ बिल्कुल, उत्तरी राज्यों में दास्ता विरोधी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। ये सोसाइटीज बन रही थी, पर्चे बट रहे थे, भाषण हो रहे थे, मतलब हवा बदल रही थी, धीरे धीरे ही सही। और डगलस ने इस माहौल का फायदा उठाया होगा पढ़ने के लिए। बिल्कुल, उन्होंने हर मौके का इस्तेमाल किया। बड़ी चालाकी से गोरे बच्चों से दोस्ती करते और उनसे अक्षर सीखते। अच्छा। हाँ, और कहीं से अखबार के टुकड़े मिल जाते तो उनसे देश दुनिया की खबरें, गुलामी पर जो बहस चल रही है वो जानने की कोशिश करते। पढ़ना उनके लिए अब सिर्फ कोई हॉबी नहीं थी। यह आजादी की तरफ एक कदम था। बिल्कुल, आजादी की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम। और उन्हें अपने मालिक ह्यूग ऑल्ट की वो बात याद रही होगी, लर्निंग स्पॉइल्स एन। हाँ, वो बात तो उनके दिमाग में छप गई थी और वो उनके लिए एक चुनौती बन गई। उन्होंने ठान लिया कि वो पढ़कर दिखाएंगे। बिल्कुल। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उन्होंने लिखना भी सीखा। वो कैसे? कभी लकड़ी के टुकड़ों से बाड़ पर अक्षर बनाते, कभी चाक मिल जाता तो दीवारों पर लिखते। आप सोचिए कितनी लगन, कितनी इच्छा शक्ति। कमाल है। इसी बीच वो नैट टर्नर के विद्रोह वाली घटना हुई 1831 में। हाँ, वो एक बहुत बड़ी घटना थी। वर्जीनिया में नैट टर्नर, जो खुद एक पढ़े लिखे गुलाम थे, उन्होंने एक हिंसक विद्रोह किया। इसमें कई श्वेत लोग मारे गए। फिर क्या हुआ? विद्रोह को तो बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इस घटना ने पूरे साउथ के श्वेत मालिकों के मन में एक गहरा डर बिठा दिया। और इसका नतीजा क्या निकला? गुलामों के लिए नतीजा ये हुआ कि गुलामों पर कंट्रोल और ज्यादा सख्त कर दिया गया। पढ़ने लिखने पर पाबंदियां और बढ़ गई, किसी भी तरह के विरोध को और भी ज्यादा क्रूरता से दबाया जाने लगा, माहौल और ज्यादा दमघोटू हो गया। लेकिन इन सब खतरों के बावजूद डगलस रुके नहीं। उन्होंने वो संडे स्कूल भी चलाया किया। उसमें क्या करते थे वो? रविवार को दूसरे गुलामों को इकट्ठा करते थे और उन्हें पढ़ना सिखाते थे। ये तो बहुत जोखिम भरा काम रहा होगा। बेहद जोखिम भरा। पकड़े जाने पर सजा बहुत भयानक हो सकती थी, लेकिन ये दिखाता है कि शिक्षा के जरिए सशक्तिकरण और प्रतिरोध की भावना उनमें कितनी मजबूत थी। फिर उन्हें वापस गांव भेज दिया गया, थॉमस ऑल्ट के पास। हाँ, कुछ समय बाद हालात ऐसे बने कि उन्हें वापस ग्रामीण इलाके में ह्यूग के भाई थॉमस ओल्ड के पास भेज दिया गया। माहौल फिर से वही प्लांटेशन वाला। और यहीं उन्होंने वो गुलामों के गाए जाने वाले गानों पर ध्यान दिया, जिन्हें कोव सॉन्ग्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल, खेतों में काम करते हुए या आते जाते गुलाम जो गीत गाते थे, डगलस ने उन्हें बहुत ध्यान से सुना और उनके असली मतलब को समझा। श्वेत लोग तो अक्सर सोचते थे कि गुलाम खुश होकर गा रहे हैं, लेकिन डगलस ने क्या महसूस किया? डगलस ने महसूस किया कि ये गीत खुशी के नहीं थे। ये तो गहरे दुख, पीड़ा, निराशा और आजादी की जो एक दबी हुई तड़प थी, उसके प्रतीक थे। अच्छा। ये आत्मा का रुदन थे जिन्हें सिर्फ वही समझ सकता था जिसने गुलामी झेली हो। वो लिखते हैं कि इन गीतों को सुनकर उनका दिल टूट जाता था। फिर थॉमस ऑल्ट ने उन्हें अनुशासन सिखाने के लिए एडवर्ड कॉवे के पास भेजा। ये कॉवे कौन था? एडवर्ड कॉवे की पहचान एक स्लेव ब्रेकर के तौर पर थी। स्लेव ब्रेकर मतलब ऐसा आदमी जिसका काम ही था गुलामों को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना तोड़ देना कि वो पूरी तरह से मालिक की हर बात मानने लगे, उनकी हिम्मत खत्म कर देना। ओह, ये तो भयानक है। हाँ, कॉवे के फार्म पर डगलस ने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त देखा। लगातार काम, भूखा रखना और छोटी छोटी बातों पर बेरहमी से कोड़ों से पिटाई।
कोवे उन्हें पूरी तरह तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और यहीं एक और दुखद बात पता चली। क्या? वो जो मिस्ट्रेस सोफिया ऑल्ड थीं, हाँ। जो बाल्टीमोर में शुरू में दयालु थीं, हाँ। गुलामी के माहौल ने उन्हें भी बदल दिया था। वो भी अब क्रूर हो चुकी थी। सच में। ये दिखाता है कि गुलामी सिर्फ गुलामों को ही नहीं, मालिकों को भी अमानवीय बना देती थी। बिल्कुल। लेकिन कोवे के यहाँ ही डगलस के जीवन का वो निर्णायक मोड़ आया। हाँ। जब उन्होंने पलटकर जवाब दिया। हाँ बिल्कुल। लगातार मार खाते खाते, अपमान सहते हुए करीब 6 महीने बीत गए थे। फिर एक दिन जब कोवे ने फिर उन पर हमला किया, हाँ। तो अचानक डगलस ने तय किया कि बस अब और नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पूरी ताकत से कोवे का सामना किया, उससे लड़े। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, एक लंबी भीषण लड़ाई थी। और नतीजा क्या हुआ? डगलस लिखते हैं कि शारीरिक रूप से तो वो बुरी तरह थक गए, लहूलुहान थे, मतलब टूटे हुए महसूस कर रहे थे। लेकिन मानसिक रूप से इस एक घटना ने उनकी आत्मा को जैसे फिर से जिंदा कर दिया। अच्छा। कोवे उस दिन के बाद फिर कभी उन पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस एक प्रतिरोध ने डगलस के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की भावना जगा दी। उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ गुलाम नहीं है, वो एक इंसान है जो अपने सम्मान के लिए लड़ सकते हैं। ये उनके लिए गुलामी से मानसिक आजादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, बहुत बड़ा। ये सोचना भी मुश्किल है उस माहौल में, खासकर नेट टर्नर विद्रोह के बाद जब दमन और बढ़ गया था, तब इस तरह का व्यक्तिगत विद्रोह कितना मायने रखता होगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कितना भी जुल्म हो, इंसान की आजादी की इच्छा और उसकी गरिमा को पूरी तरह कुचला नहीं जा सकता। कोवे के बाद उन्हें विलियम फ्रीलैंड के पास भेजा गया। वो कैसा मालिक था? फ्रीलैंड कोवे जितना क्रूर नहीं था, तो यहाँ डगलस को कुछ बेहतर माहौल मिला और उन्होंने फिर से चुपके चुपके अपने साथी गुलामों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर से? वाह। तक कि भागने की एक योजना भी बनाई, पर वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन आजादी की इच्छा अब उनके मन में और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। और आखिरकार 1838 में वो दिन आया जब उन्होंने भागने का फैसला किया। हाँ, सितंबर 1838 में। तब वो लगभग 20 साल के थे। उन्होंने वो हिम्मत भरा कदम उठाया जिसका सपना वो सालों से देख रहे थे। उत्तर की ओर, आजादी की ओर भागना। ये तो बहुत खतरनाक रहा होगा। बेहद खतरनाक। पकड़े जाने का मतलब था भयानक सजा, शायद मौत भी। लेकिन डगलस ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने क्या किया? कैसे भागे? उन्होंने एक नाविक का भेष बदला, किसी से उधार पहचान पत्र लिए और फिर ट्रेन और स्टीम बोट से होते हुए डेलावेयर, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क और आखिरकार मैसाचुसेट्स राज्य के न्यू बेडफोर्ड शहर पहुंच गए। मैसाचुसेट्स, वो तो एक आजाद राज्य था। हाँ, और न्यू बेडफोर्ड उस समय दास्ता विरोधी गतिविधियों का एक गढ़ भी था। कल्पना कर सकती हूँ वो पल, गुलामी की दुनिया से निकलकर आजाद हवा में सांस लेना। हाँ, वो अनुभव उनके लिए कैसा रहा होगा। न्यू बेडफोर्ड पहुंचकर अपनी सुरक्षा के लिए और एक नई पहचान बनाने के लिए उन्होंने अपना नाम बदला, फ्रेडरिक बेली से फ्रेडरिक डगलस। और आजादी में जिंदगी कैसी थी? आसान तो नहीं रही होगी। नहीं, आसान नहीं थी। उन्हें एक आम मजदूर की तरह काम करना पड़ा, लेकिन अब वो अपने मालिक खुद थे। हाँ, ये सबसे बड़ी बात थी। और उन्होंने जल्द ही वहां के जो एबोलिशनिस्ट, मतलब दास्ता विरोधी लोग थे, उनके समुदाय से संपर्क किया, उनकी मीटिंग्स में जाने लगे। और वहीं उनकी मुलाकात विलियम लॉयड गैरिसन से हुई। हाँ, 1841 में। विलियम लॉयड गैरिसन उस समय के बहुत बड़े और जाने माने एबोलिशनिस्ट लीडर थे। गैरिसन ने जब डगलस को सुना होगा। हाँ, जब उन्होंने डगलस की कहानी सुनी, उनकी बातें सुनी, उनका बोलने का अंदाज देखा, तो वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने डगलस को हौसला दिया कि वो अपनी कहानी लोगों को बताएं, सार्वजनिक रूप से। गैरिसन का मानना था कि एक पूर्व गुलाम की सीधी गवाही गुलामी के खिलाफ लड़ाई में सबसे ताकतवर हथियार हो सकती है। और वो सही साबित हुए। बिल्कुल सही। डगलस ने बोलना शुरू किया और बहुत जल्द वो दास्ता विरोधी आंदोलन के एक बहुत मजबूत, एक प्रमुख वक्ता बन गए। उनकी कहानी, उनकी बातें लोगों पर असर करती होंगी। बहुत ज्यादा। उनकी कहानी, उनकी समझदारी, उनके जोशीले भाषणों ने हजारों लोगों को छुआ और इसी अनुभव और प्रोत्साहन का नतीजा था कि 1845 में उन्होंने अपनी आत्मकथा छापी, नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डगलस, एन अमेरिकन स्लेव। और इस किताब ने आते ही तहलका मचा दिया। हाँ, छपते ही ये बेस्ट सेलर बन गई। इसने पहली बार इतने शक्तिशाली ढंग से, इतने सीधे तौर पर गुलामी की भयावहता, उसके अंदर के सिस्टम और लोगों पर उसके मनोवैज्ञानिक असर को दुनिया के सामने रखा। इसने बहुत से लोगों की आंखें खोली होंगी। अनगिनत लोगों की। और इसने दास्ता विरोधी आंदोलन को जबरदस्त ताकत दी। डगलस का संदेश साफ था, जो उनकी अपनी जिंदगी से साबित हो चुका था।
ज्ञान और शिक्षा ही आजादी की चाबी हैं। तो ये थी फ्रेडरिक डगलस की वो अविश्वसनीय कहानी, गुलामी से आजादी तक की। हाँ, जैसा कि उन्होंने अपनी किताब में बताया है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये किताब जो लगभग 2 सदी पुरानी है और डगलस की ये कहानी आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसकी आज क्या प्रासंगिकता है? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या आज भी रिसर्चर्स और स्कॉलर्स इस किताब को इतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं? बिल्कुल। फ्रेडरिक डगलस की आत्मकथा आज भी अमेरिकी इतिहास, लिटरेचर और खास तौर पर रेस स्टडीज यानी नस्ल के अध्ययन में एक सेंट्रल टेक्स्ट मानी जाती है। अच्छा। ये सिर्फ गुजरे जमाने का कोई दस्तावेज नहीं है। ये उन मुद्दों को समझने में मदद करती है जिनसे हम आज भी जूझ रहे हैं, और जो मॉडर्न रिसर्च है वो इसी बात को कंफर्म करती है। कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हाल की कोई स्टडी? हाँ, जरूर। जैसे कुछ साल पहले यूटीपी पब्लिशिंग ने एक स्टडी छापी थी जिसमें मार्क्सवादी नजरिए से डगलस की कहानी को देखा गया। मार्क्सवादी नजरिए से? दिलचस्प। हाँ, उस स्टडी में तर्क दिया गया कि डगलस का अनुभव क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष का एक जबरदस्त उदाहरण है, और ये दिखाता है कि कैसे गुलामी की व्यवस्था उस समय के कैपिटलिज्म, पूंजीवादी की जड़ों में कितनी गहराई तक जुड़ी थी। मतलब गुलामी सिर्फ नस्लीय नहीं, आर्थिक शोषण भी थी। बिल्कुल, ये उस पहलू पर जोर देती है। और कोई रिसर्च? एक और है, रिसर्च गेट पर छपी थी। उसमें ऑटोबायोग्राफी और हिस्ट्री यानी आत्मकथा और इतिहास के बीच जो रिश्ता होता है उसे जांचा गया। और पाया गया कि डगलस की नैरेटिव जिस तरह व्यक्तिगत अनुभव को एक बड़ी ऐतिहासिक आवाज देती है, वो उसे गुलामों की दूसरी कहानियों के बीच भी खास तौर पर प्रभावी बनाती है। मतलब उनके लिखने की ताकत और ऐतिहासिक महत्व पर यह जोर देती है। और क्या आज के जो सामाजिक आंदोलन है उनमें भी डगलस का कोई असर दिखता है? हाँ, बिल्कुल। जैसे #डगलस वीक जैसे कार्यक्रम होते हैं, उनसे जुड़े शोध बताते हैं कि डगलस सिर्फ 19वीं सदी के हीरो नहीं है, तो उन्हें 21वीं सदी का सिविल राइट्स हीरो माना जाता है। कुछ एनालिसिस तो ये भी मानते हैं कि डगलस के विचार, उनका वो प्रतिरोध का जज्बा, अन्याय के खिलाफ बोलने का साहस, वो आज भी ब्लैक लाइव्स मैटर यानी BLM जैसे आंदोलनों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। यानी अतीत के संघर्ष आज भी राह दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से। समानता के संघर्ष में उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। एकदम। इमर्जिंग सिविल वॉर जैसे जो हिस्टोरिकल पब्लिकेशंस हैं, उनमें भी रिव्यूज छपे हैं जो इसी बात पर जोर देते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये किताब इक्वालिटी यानी समानता के लिए जो संघर्ष आज भी चल रहा है उसमें लगातार प्रासंगिक है। और डगलस ने जो मुद्दे उठाए थे वो आज के नस्लवाद, रेसिज्म की जो शक्लें हैं उनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ये याद दिलाता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल। और शिक्षा की भूमिका वो तो डगलस के लिए बहुत खास थी। उस पर भी कुछ शोध हुआ है? हाँ, रिसर्च गेट पर ही एक और रिसर्च पेपर था जिसका टाइटल था पाथवे फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम, गुलामी से आजादी तक का रास्ता। हाँ, वो खास तौर पर डगलस के अनुभव को ब्लैक एजुकेशन के इतिहास से जोड़ता है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे डगलस की कहानी हमें एंटीबेलम साउथ, मतलब सिविल वॉर से पहले के साउथ में शिक्षा की दोहरी भूमिका समझने में मदद करती है। दोहरी भूमिका कैसे? एक तरफ कैसे श्वेत मालिकों ने इसे खतरे की तरह देखा और दबाने की कोशिश की, हाँ। और दूसरी तरफ डगलस जैसे गुलामों के लिए ये मुक्ति का, आज़ादी का एक कितना शक्तिशाली जरिया बन गई। इस किताब से उस दौर में शिक्षा के महत्व और संघर्षों पर नई रोशनी पड़ती है। तो ये सारी रिसर्च यही दिखाती है कि फ्रेडरिक डगलस की आत्मकथा सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी या इतिहास का कोई चैप्टर भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जिंदा दस्तावेज है, इतिहास का एक मील का पत्थर है जो आज भी हमसे बात करता है। सही कहा। ये गुलामी का एक बहुत शक्तिशाली आंखों देखा हाल है, झकझोर देने वाला। और डगलस का वो जो मशहूर कथन है कि ज्ञान गुलामी की जंजीरें तोड़ता है, नॉलेज मेक्स अ मैन अनफिट टू बी अ स्लेव, हाँ, वो इस पूरी कहानी और उनकी पूरी विरासत का निचोड़ है। उनके शब्दों ने, उनके काम ने न सिर्फ अमेरिका में दास्ता उन्मूलन आंदोलन को ताकत दी, बिल्कुल, बल्कि आगे चलकर सिविल राइट्स मूवमेंट की नींव भी रखे। बिल्कुल। और जैसा हमने अभी बात की, ये किताब और डगलस की विरासत आज भी रेशियल जस्टिस, नस्लीय न्याय, समानता और मानवीय गरिमा की लड़ाई में उतनी ही जरूरी है। हाँ, ये हमें अन्याय के खिलाफ संघर्ष, हिम्मत और सबसे बढ़कर ज्ञान और शिक्षा की जो बदलने वाली ताकत है उसके बारे में सिखाती है। फ्रेडरिक डगलस की ये जीवन कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान सबसे मुश्किल, सबसे दमनकारी हालात में भी ज्ञान हासिल करके, अपनी आवाज उठाकर
और प्रतिरोध करके। अपनी और दूसरों की आजादी का रास्ता बना सकता है। ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। हाँ, क्या सोचने पर? यही कि आज के समाज में, हमारे अपने समय में वो कौन सी अदृश्य जंजीरें हैं, चाहे वो अज्ञान की हों या पूर्वाग्रह की या सिस्टेमिक अन्याय की, जिन्हें ज्ञान और शिक्षा के जरिए तोड़ने की जरूरत है। और समानता और न्याय के लिए जो संघर्ष आज चल रहे हैं, उनमें शिक्षा की भूमिका आज कितनी महत्वपूर्ण है? ये बहुत गहरे सवाल हैं। हाँ, जिन पर हम सभी को सोचना चाहिए। अगर कोई इस ऐतिहासिक और प्रेरणा देने वाली किताब को पढ़ना चाहे तो ये आसानी से मिल सकती है। हाँ, ये प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग पर मुफ्त में उपलब्ध है। HTML, EPUB, Kindle कई फॉर्मेट्स में पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको इस चर्चा के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे पढ़ना यकीनन एक आंखें खोलने वाला अनुभव होगा। आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको फ्रेडरिक डगलस के जीवन और उनकी विरासत को समझने में मदद मिली होगी। पॉकेट बुक जोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको डगलस की कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या लगा। आपके विचार जानना चाहेंगे। साथ ही ये भी बताएं कि अगली बार आप किस किताब या किस विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। सुनने के लिए धन्यवाद।